कहानी सिनेमा। लगभग 300 घरों का एक छोटा सा गांव जोगिया। समय दोपहर के 2 बज चुके हैं। गर्मी का मौसम, साए साए चलती गर्म हवाएं जो गांव की कच्ची पगडंडियों से धूल को उड़ाते हुए मानो खेल खेलने में व्यस्त हैं। लगभग हर तीसरे घर के आंगन में लगे नीम के पेड़ के पत्ते गिरकर गांव के खपरेल मकानों के ऊपर डेरा जमाए हुए सूख चुके हैं और चलती गर्म हवाओं के सहारे मानो लुढ़कते हुए गोबर से लिपे हुए आंगन में बिखर कर अंगड़ाई लेने को बेताब है। गर्मी इतनी जैसे प्रकृति ने सारे गांव में कर्फ्यू लगा दिया हो। सूनी गांव की गलियां, सूना गांव का मैदान जिसमें कुछ घंटे पहले ही बच्चे कई मिन्नतें करने के बाद दर्जी चाचा की दुकान से लाए हुए कपड़े की चिंदियों को इकट्ठा करके बनाई गई गेंद को फेंककर एक दूसरे को मारने और बचने का खेल खेल रहे थे। अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह मैदान सदियों से खाली पड़ा है। यह मैदान न केवल बच्चों के खेल का साक्षी रहा है, बल्कि इसने अपनी गोद में शादियां, छोटे जादूगर के जादू, दुनिया को विदा कर चुके लोगों के श्रद्धांजलि पाठ, भोज भंडारा और यहाँ तक कि विवादों की दशा में पंचायतों के कई निर्णयों को भी अपने अंजाम तक पहुँचने का साक्षी रहा है। मैदान लगभग 5 एकड़ सरकारी जमीन तक सीमित है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बारीक पीली मिट्टी बिछी हुई है। मैदान के चारों ओर कच्ची पगडंडी के बाद खपरेल मकान के आंगन शुरू होते हैं। लगभग सभी घरों के आंगन गोबर से लिपे हुए हैं और आंगन के चारों ओर छुई को घोलकर सीमा बनाई गई है। कुछ समृद्ध घरों में आंगन के चारों ओर मिट्टी की 4 फीट ऊंची दीवार भी बना दी गई है। ये बात अलग है कि उनमें भी दरवाजे की आवश्यकता नहीं जताई है, सिवाय गांव के मुखिया के घर को छोड़कर, जिसमें 4 फीट के स्थान पर 6 फीट की दीवार और साथ ही लकड़ी के 2 पल्लों के किवाड़ ने जगह ले रखी है। बिना दीवारों और 4 फीट की दीवारों के बीच 6 फीट की दीवार के घमंड को चूर करता हुआ उस दीवार के अंदर एक विशाल काय नीम का पेड़ पुरानी पत्तियों को गिराने के बाद नई पत्तियों और निबोलियों से लदा हुआ झूम झूम कर गर्म हवाओं की गर्मी को मानो ठंडा करने में व्यस्त है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पेड़ों के हिलने के कारण हवा चल रही है या हवा चलने के कारण पेड़ हिल रहे हैं। गर्म हवा के साथ साए साए की आवाज और पेड़ों की पत्तियों के हिलने की आवाज, दोनों आवाजें मिलकर उबासी भरा माहौल पूरे गांव में फैला रहे हैं। सिनेमा वाला आया, सिनेमा वाला आया, आओ बच्चों आओ, सिनेमा देखो, बिल्कुल नई पिक्चर लेके आया, तुम्हारे गांव आया, सिनेमा वाला आया, सिनेमा वाला आया। घनसू की आंखों में आती हुई हल्की सी झपकी अचानक रूठ कर जाते हुए अपनी जगह आंखों में चमक छोड़ गई। घनसू 10 साल का लड़का है जो कच्ची जमीन पर बिछी दरी पर अपने दाएं हाथ को मोड़कर तकिया नुमा करके आंखें बंद कर लेटी अपनी माँ के बगल में लगभग 1 घंटे पहले अपनी पीठ पर माँ के उसी हाथ से धौल खाकर बिना मर्जी के लेटकर सोने का असफल प्रयास कर रहा था। घनसू अचानक सिनेमा वाले की आवाज सुनकर सचेत हो उठता है। खप्पर की ओर देखती हुई आंखों को धीरे से बाईं ओर घुमाकर माँ की ओर देखकर घनसू ने निश्चय किया कि हाँ, माँ अभी भी सोई हुई है। घनसू ने धीरे से खांस कर यह निश्चय भी किया कि माँ सिर्फ सोई ही नहीं है बल्कि गहरी नींद में भी है। धीरे से घनसू ने दाहिनी ओर करवट ली और बिना किसी आवाज के उठता हुआ कमरे के खुले हुए किवाड़ की दहरी के बाहर अपना दाहिना पैर रख दिया। इसके बाद उसे स्वयं भी पता नहीं चला कि वह कब आंगन को पार करता हुआ 4 फीट की दीवार के दरवाजे नुमा खुले हुए हिस्से में पहुंच गया। उससे लगभग 200 फीट दूर मैदान से लगी पगडंडी के किनारे लगे आम के पेड़ के नीचे खड़ा लगभग 50-55 साल का आदमी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने, बाएं कंधे पर लाल किनारी वाला सफ़ेद गमछा डाले, उसी कंधे पर गमछे के ऊपर
पतले लोहे की पट्टियों से बना डमरू नुमा स्टैंड टांगे और सिर पर कपड़े की गुंडी बनाकर उसके ऊपर लकड़ी और मेटल से बने एक बड़े से डिब्बे को रखा चारों ओर सुनसान घरों की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहा है। घनसू उसकी ओर इतनी उत्सुकता से देख रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि तेज धूप से तपती जमीन पर उसके छोटे छोटे नंगे पैरों के तालू स्वतः ही उंगलियों और एड़ियों के सहारे होकर जमीन से ऊपर उठते चले जा रहे हैं। घनसू ने एक बार वापस घर के दरवाजे की ओर देखा और फिर उस आदमी की ओर दौड़ लगा दी। दूर से बच्चे को अपनी ओर आते देख उस आदमी ने अपने बाएं हाथ से बाएं कंधे पर टंगे डमरूनुमा स्टैंड को उतारकर सामने जमीन पर रखा और सिर पर रखे बड़े बॉक्स जिसे उसने दाहिने हाथ से पकड़कर रखा था अपने दोनों हाथों से उतारकर सामने स्टैंड के ऊपर रख दिया। अब तक घनसू उसके समीप पहुंच चुका था। आदमी ने अपने सिर से कपड़े की गुंडी उतारकर उसे खोला और पेड़ के नीचे छांव में बिछाते हुए बोला, बेटा इतनी धूप में तुम बाहर क्यों आ गए? घनसू, काका तुम कौन हो? आदमी, बेटा शहर से आया हूं, सिनेमा दिखाता हूं। घनसू, लेकिन माँ तो कहती है कि सिनेमा शहर में होता है और वहां जाकर सिनेमा देखने में बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। आदमी अब तक पालथी मारकर बैठ चुका था। तो तुमने अब तक सिनेमा नहीं देखा? घनसू, नहीं, लेकिन माँ कहती है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वो मुझे शहर जाने देगी और वो सिनेमा भी देखने देगी। वो कहती है कि फिर वह भी सिनेमा साथ में देखने चलेगी। आदमी, तो क्या तुम्हारी माँ ने भी अभी सिनेमा नहीं देखा? घनसू, मुखिया काकी जो शहर के पास के गांव की हैं, गांव में सिर्फ उन्होंने ही सिनेमा देखा है, बाकी किसी ने भी नहीं। आदमी मुस्कुराकर पीछे पेड़ में टिकते हुए बोला, फिर तो मैं सही जगह आया हूं बेटा। घनसू किनारे पर लगी घास पर खड़ा हो जाता है। आदमी, तुम नंगे पैर इतनी धूप में क्यों आ गए? लो मेरी चप्पल पर खड़े हो जाओ। कहते हुए उसने अपनी चप्पल घनसू की ओर खिसका दी। घनसू, नहीं नहीं अब ठीक है, घास में गर्म नहीं लग रहा है। वैसे काका इस डिब्बे में क्या है? आदमी मुस्कुराते हुए बोला, पहले तुम अपना नाम बताओ। घनसू, काका मेरा नाम घनसू है और आपका नाम? आदमी, घनसू बेटा मेरा नाम सूरज है। घनसू, अच्छा अब आप बताइए इसमें क्या है? घनसू ने बड़े बॉक्स की ओर उंगली करते हुए इशारा किया। सूरज, इसमें सिनेमा है घनसू। घनसू की आंखों में सिनेमा का नाम सुनकर चमक तेज हो जाती है। घनसू, सिनेमा? सूरज, हाँ सिनेमा। घनसू, लेकिन मैंने तो सुना था कि सिनेमा बहुत बड़ा होता है। सूरज हंसता हुआ बोला, जब इसमें देखा जाता है तो इसमें भी बड़ा ही दिखता है। घनसू, फिर तो दिखाओ। सूरज, दिखाऊंगा, लेकिन जब और लोग भी आ जाएंगे तब। अभी तो सभी गांव वाले गर्मी के कारण अपने अपने घरों में हैं शायद। थोड़ा सूरज ढल जाने दो, फिर इसी मैदान में दिखाऊंगा। घनसू कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके घर की ओर से आवाज आती है, घनसू चल घर आ जा, इतनी दोपहरी को कहाँ घूम रहा है? घनसू घबराकर अपने घर की ओर भागता है तो आंगन में खड़ी माँ उसे गुस्से से घूर रही थी। घनसू घर की ओर दौड़ पड़ा। जाते जाते उसने सूरज की ओर पलटकर देखा और मुस्कुरा दिया। सूरज ने भी मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। शाम के 4:30 बज रहे थे। सूर्य नारायण ने अपना ताप कम करना प्रारंभ कर दिया था। गर्म हवा भी थमने लगी थी। गांव के घरों से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया था। घनसू माँ के बगल में लेटा शाम होने का इंतजार कर रहा था। घनसू, माँ शाम हो गई, उठो ना। माँ ने आंखें खोली और दीवार में लटकी हुई घड़ी की ओर देखा, फिर घनसू की ओर देखकर कहा, हाँ शाम तो हो गई है, लेकिन तुझे आज इतनी जल्दी क्या है? घनसू, माँ
वो आज शहर से सिनेमा आया है। माँ कुछ सोचकर बोली, तो दोपहर को तू जो बाहर गया था उस आदमी के पास वो शहर से आया है? घनसू: हाँ माँ, वो सिनेमा काका शहर से आए हैं, साथ में सिनेमा भी लाए हैं। माँ: सिनेमा काका? घनसू: हाँ माँ, वैसे उन्होंने अपना नाम कुछ और बताया था, लेकिन वो सिनेमा लाए हैं ना, इसलिए सिनेमा काका नाम ठीक है। घनसू की बातों से माँ मुस्कुरा उठी और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। माँ: ठीक है, उठो, हाथ मुंह धो लो, तैयार हो जाओ, फिर देखते हैं क्या है। शाम के 5 बजे घनसू आंगन से बाहर निकला और मैदान की ओर देखा। सूरज काका मैदान में एक पेड़ के नीचे अपना बॉक्स जमाने में लगे हुए थे, लेकिन घनसू उस ओर ना जाकर दूसरी ओर अपने घर से 2 घर छोड़कर तीसरे घर की ओर बढ़ गया। बाहर से ही आवाज लगाई, गोलू बाहर आओ, शहर से सिनेमा आया है। घनसू की आवाज सुनकर उसी की उम्र का लड़का गोलू घर से भागते हुए बाहर आ गया। घनसू ने उसे सिनेमा काका की पूरी बात सुना दी। घनसू की तरह ही गोलू भी उत्साह से भर गया। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर कुछ ही देर में 14-15 बच्चों को इकट्ठा कर लिया। बच्चों के साथ साथ उनके घर के कुछ सदस्य, जिनमें कुछ महिलाएं तो कुछ पुरुष भी शामिल थे, मैदान की ओर चल दिए। मैदान में सूरज ने सिनेमा बॉक्स स्टैंड के ऊपर जमा लिया था, साथ ही ग्रामोफोन जिसमें कि लगे व्हील को हाथ से घुमाया जाता था और उसकी सुई के नीचे फिल्म के गाने का रिकॉर्ड जो तवेनुमा था रखा जाता था। सूरज ने भीड़ का नेतृत्व करते हुए घनसू को उस अपनी ओर आते देखा। रिकॉर्ड के ऊपर ग्रामोफोन की सुई रखी और व्हील को हल्के हाथों से घुमाना शुरू कर दिया। व्हील घूमने पर रिकॉर्ड भी घूमने लगा और ग्रामोफोन से लगे हुए चुंगे से गाना बजना शुरू हो गया। गाना श्री 420 पिक्चर का था, प्यार हुआ इकरार हुआ। गांव वाले मैदान की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में घनसू की माँ के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी गाने की आवाज सुनकर मैदान की ओर पहुंचने लगे। सूरज ने भीड़ को देखकर कुछ देर बाद ग्रामोफोन को बंद कर दिया। घनसू: सिनेमा काका, गाना क्यों बंद कर दिया? सूरज ने सभी की ओर देखा और फिर घनसू की ओर देखकर कहा, घनसू बेटा, सिनेमा तो इसके अंदर है, जब सिनेमा देखोगे तब यह गाना भी बजेगा। घनसू ने इतनी भीड़ के सामने अपना नाम सिनेमा काका के मुंह से सुनकर अपने को गर्वित महसूस किया। चारों ओर देखा तो सभी बच्चों के चेहरे पर उसके लिए सम्मान का भाव दिखाई दिया। घनसू: सिनेमा काका, फिर देर किस बात की है, दिखाओ ना सिनेमा। सूरज काका ने बड़े लोगों की ओर देखा। घनसू की माँ आगे आई और बोली, घनसू, सिनेमा मुफ्त में नहीं मिलता, पैसे देने पड़ते हैं। भैया, कितने पैसे में सिनेमा दिखा रहे हो? सूरज: दीदी, आपके गांव में पहली बार आया हूँ। वैसे तो शहर में 1 रुपये लेता हूँ, लेकिन आप लोगों से इस बार 50 पैसे ही लूंगा। पास खड़े पंडित जी 50 पैसे सुनते ही बोल पड़े, 50 पैसे? इतने पैसे तो मुझे 1 घंटे की पूजा कराने पर भी ये लोग नहीं देते, तुम्हें क्यों देंगे भाई? वैसे फिल्म कितने घंटे की है? सूरज काका: देखिए पंडित जी, ये फिल्म चलने वाली फिल्म नहीं है, इसके अंदर चित्रों का संग्रह है जो एक लंबी रील के रूप में है। जिस फिल्म के चित्र इसमें है उसी फिल्म का गाना है। शुरू से आखिरी तक के मुख्य चित्र एक एक करके दिखते हैं और गाना बजता है। इससे पूरी फिल्म का आनंद आ जाता है। घनसू: माँ, मुझे सिनेमा देखना है, आप पैसे दो ना। घनसू की माँ: बेटा, कल देख लेना, अभी हम इतने पैसे नहीं लाए हैं। सभी बच्चे अपने अपने माता पिता से जिद करते हैं। सूरज लोगों के हाव भाव देखकर समझ जाता है कि शायद उसने गांव के लोगों के हिसाब से ज्यादा पैसे बोल दिए हैं। सूरज: अब जब बच्चों में इतना उत्साह है तो 25 पैसे में ही सिनेमा दिखा दूंगा। कुछ लोगों के चेहरे अब खिल चुके थे।
इतनी रकम देने में उनमें से कुछ लोग सक्षम थे। सूरज ने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए। फिर भी कुल 5 लोगों ने ही पैसे दिए, जिनमें घनशू शामिल नहीं था। सूरज, सिनेमा बॉक्स में कुल 6 खिड़कियां हैं, यानी एक साथ 6 लोग इसे देख सकते हैं। क्योंकि 5 लोगों ने पैसे दिए हैं, इसलिए 5 खिड़कियों के ढक्कन ही खोल देता हूँ। कहते हुए सूरज ने बॉक्स के सामने लगे गोलाकार 4 ढक्कन और एक बाईं तथा दाईं ओर लगे ढक्कन में से बाईं ओर का ढक्कन खोल दिया। सूरज, तुम 5 लोग इन गोल खिड़कियों से अपनी आंखें सटाकर इसके अंदर देखो, और हाँ, अपने दोनों हाथ अपनी दोनों आंखों के दोनों ओर लगा लेना, जिससे रोशनी अंदर ना जाने पाए और तुम लोगों को साफ साफ दिखाई दे। सभी लोगों ने वैसा ही किया। अंदर श्री 420 फिल्म के सभी पात्रों की प्रारंभिक फोटो दिखाई देती हैं। सूरज ग्रामोफोन चालू कर देता है, जिससे गाना चालू हो जाता है। उपस्थित सभी गांव वालों के चेहरों पर कौतूहल का भाव स्पष्ट होता है। सभी के मन में अंदर चलने वाले चित्रों के बारे में विभिन्न विभिन्न कल्पनाएं प्रवाहित होने लगती हैं। लगभग 5 मिनट के बाद गाना और रील समाप्त होती है। 5 बच्चों के चेहरे जैसे ही उन गोलाकार खिड़कियों से बाहर निकलते हैं, सभी उनके चेहरों के भावों को पढ़ने के लिए आतुर हो उठते हैं। पहले तो ऐसा लगा जैसे बच्चे स्वयं ही कुछ भाव प्रकट करने में असमर्थ हैं, लेकिन कुछ ही पलों में ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने इस दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार को देखा हो। वे सभी उछल पड़े। असल में गांव में कभी कोई ऐसी चीज आई ही नहीं थी। यहाँ तक कि उस गांव के मुखिया के अतिरिक्त किसी अन्य के यहाँ रेडियो तक नहीं था। उन 5 बच्चों के चेहरों के भावों को मानो प्रत्येक उपस्थित गांव वाले ने जिया हो। सभी के भाव उनके चेहरे के भावों की समानता करना चाहते थे। वे सभी उनकी आंखों ने जो देखा है उनमें पुनः उसे खोज रहे थे। सूरज आश्चर्य में था कि क्या वास्तव में कोई इस तथाकथित सिनेमा के इतने दीवाने हो सकते हैं। असल में जीवन में खुशी का कोई एक मानक नहीं है। हम जहाँ हैं उससे ऊपर के स्तर में हमें भौतिक खुशी प्राप्त होती है, वह भी तब तक जब तक कि वह स्तर हमारे लिए स्थिर न हो जाए। उस खुशी का जैसे ही हमारे जीवन में स्थायित्व आ जाता है, वह खुशी अब खुशी नहीं रह जाती है, क्योंकि वह हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो चुकी होती है। आज का खेल समाप्त हो चुका था, क्योंकि उपस्थित अन्य किसी के पास देने के लिए 25 पैसे नहीं थे। सभी अपने अपने घर की ओर जाने लगे। अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए घर की ओर जाते हुए घनसू बार बार सिनेमा काका की ओर देख रहा था, जबकि सूरज बॉक्स की 5 खिड़कियों से बंधे चैन से लटके हुए गोल ढक्कनों को एक एक करके खिड़कियों को बंद कर रहा था। शाम के 6:30 बज चुके थे। कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। गांव में बच्चों की चहलकदमी कम हो चुकी थी। गांव वालों के स्वभावानुसार लोग रात के खाने के प्रबंधन में लग चुके थे। शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच लोग खाना खा लिया करते थे और रात 8 से 9 बजे तक सो जाते थे। गर्मी के दिन होने के कारण गांव की दिनचर्या लगभग आधे घंटे देर से चल रही थी। गांव में लाइट के नाम पर 3 सरकारी खंभे थे, जिसमें 1000 वाट के बल्ब लटके थे। उस समय में ज़्यादा पावर खाने के बाद भी बल्ब कम रोशनी ही दे पाते थे। गांव में इन 3 बल्बों में से एक मुखिया के घर के सामने, दूसरा मंदिर के सामने और तीसरा मैदान के सामने लगा था। बाकी सभी गांव वाले लैंप और लालटेन से काम चलाते थे। 7:30 बजे घनशू खाना खा रहा था। माँ चूल्हे में से गर्म गर्म रोटी निकालकर घनशू की पीतल की थाली में परोस रही थी। थाली के बगल में एक बड़ा पीतल का गिलास पानी से भरा हुआ रखा था। चूल्हे और घनशू की थाली के बीच खाली कनस्तर के ऊपर मिट्टी के तेल से जलने वाला लैंप रखा था, जो पूरे कमरे को अपनी पीली रोशनी से देखने लायक बना रहा था। बीच बीच में एक पतंगा बार बार कांच से टकराकर जलती लौ को छूने की नाकाम कोशिश करता था, लेकिन यही नाकामयाबी उसे अब तक जीवित रखे हुए थी। घनशू खाना खाते खाते अचानक रुककर बोला, माँ, इतनी रात हो गई, अंधेरा भी हो गया, सिनेमा काका कहाँ रुके होंगे। घनशू की माँ, जिसने अन्य गांव के लोगों की तरह इसके बारे में सोचा भी नहीं था, बोली,
हाँ घनसू, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। हो सकता है शहर चला गया हो, या ऐसे समय में जब मानव अपने अंदर की मानवता को खत्म करने का भरपूर प्रयास कर रहा था, घनसू की माँ अभी भी इस मानवता रूपी ढकोसले को खत्म नहीं कर पा रही थी, और शायद यही उसकी कमजोरी भी थी। घनसू की माँ अचानक उठी और आंगन में जाकर पैरों की एड़ियों को अधिकतम सीमा तक ऊंचा करके मैदान की ओर देखा। मैदान की लाइट के नीचे सिनेमा के बॉक्स के सहारे टिके सूरज को देखकर वह वापस लौट आई। घनसू, कहाँ चली गई थी माँ? घनसू की माँ, घनसू तू खाना खा ले, फिर सामने मैदान की लाइट के नीचे तेरी सिनेमा काका को भी 2 रोटी दिया ना, क्या पता उसने खाना खाया भी है या नहीं। घनसू की आंखों में चमक आ गई। हाँ माँ, मैं दे आऊंगा। लेकिन दूसरे ही क्षण उसकी आंखों की चमक बुझ गई। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे सिनेमा नहीं दिखाया था। घनसू की माँ, वो तो उसका व्यापार है, यदि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? घनसू गहरे विचारों में खोया हुआ बोला। घोड़ा घास मतलब? घनसू की माँ मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है, यदि वो सभी को मुफ्त में सिनेमा दिखाएगा तो उसका घर कैसे चलेगा? इस तरह बुरा नहीं मानना पड़ता। घनसू की आंखों की बुझ चुकी चमक पुनः लौट आई। वह तेजी से बोला, लाओ माँ, मैं रोटी देकर आता हूँ। घनसू की माँ ने 3 रोटी के बचे आटे में 4 रोटियां बनाई और 2 रोटियों के बीच में पुराना आम का काला पड़ चुका अचार रखकर रोटियां घनसू को दे दी। घनसू चांदनी रात में आंगन से होता हुआ मैदान की ओर चल पड़ा। घनसू पर नजर रखने के लिए घनसू की माँ आंगन में उसी मुद्रा में पुनः खड़ी हो गई, जिस मुद्रा में उसकी एड़ियां अपनी सारी सीमाओं को तोड़ते हुए जमीन से उठ चुकी थीं। घनसू सिनेमा काका के पास पहुंचा तो सूरज आंखें बंद किए हुए सिनेमा के बॉक्स के ऊपर दाहिने हाथ को मोड़कर उसमें सिर रखकर कुछ गुनगुना रहा था। घनसू, सिनेमा काका, ये लो, खाना खा लो। सूरज ने आंखें खोल ली और गुनगुनाना बंद कर दिया। सामने घनसू अपना एक हाथ, जिसमें मुड़ी हुई रोटियां रखी थीं, आगे करके खड़ा था। घनसू, काका ये लो रोटी, खा लो, अभी गर्म है, नहीं तो ठंडी हो जाएंगी। माँ कहती है कि हमारे यहाँ के अनाज की रोटियाँ ठंडी होने पर अच्छी नहीं लगती। मुखिया के घर की रोटी थोड़ी ना है कि ठंडी होने पर ही नरम ही रहेंगी। सूरज मुस्कुरा दिया। वह समझ गया था कि रोटियों में उपयोग आने वाला अनाज उन्नत किस्म का नहीं है। सूरज, लेकिन घनसू बेटा, तुमने और तुम्हारी माँ ने इतनी तकलीफ क्यों की? मैंने तो साथ में लाया हुआ सत्तू घोलकर खा लिया था, जिससे अब मेरी भूख कम हो गई है। घनसू, कम ही हुई है ना काका, खत्म तो नहीं हुई। सूरज मुस्कुरा दिया। ठीक है बेटा, अब ले आए हो तो लो, खा लेता हूँ। सूरज ने रोटियां ली और खाना शुरू कर दिया। सूरज खाना खाता हुआ बोला, बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? वैसे यहाँ ज्यादातर खेतों में काम करने वाले लोग ही मैंने देखे हैं। पिताजी का नाम सुनकर घनसू कुछ असहज सा हो गया। सिनेमा काका, मेरी माँ राह देख रही होगी। कहते हुए घनसू ने वापस अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। सूरज कुछ बोलते बोलते रह गया। वह समझ गया था कि उसने कुछ गलत प्रश्न कर दिया है। रात के 9:30 बज चुके थे। घनसू की माँ रसोई का काम निपटाकर घनसू को सुलाने के लिए उसके बगल में लेटी उसके सीने में हल्की हल्की थपकी दे रही थी। घनसू, माँ पिताजी कब आएंगे? घनसू की माँ घनसू के मुंह से अचानक पिताजी का नाम सुनकर कुछ क्षणों के लिए निःशब्द हो गई। उसके थपकी दे रहे हाथ भी थम गए। अचानक तुझे पिताजी की याद कैसे आ गई? रात हो गई है, चल सो जाओ। घनसू की माँ ने थपकी देना पुनः प्रारंभ कर दिया। घनसू, लेकिन माँ, मैं जब भी पूछता हूं तो तुम यूं ही टाल देती हो। मैंने तुझसे कहा तो था ना कि वो शहर गए हैं। मुझसे कह गए थे कि जानकी, मुझे घनसू के लिए ढेर सारे पैसे कमाना है, इसलिए जा रहा हूं। घनसू, तो फिर कब लौटेंगे?
जानकी: अब कब आएंगे ये मुझे नहीं पता, अब तू सो जा, जानकी ने धौंस जमाते हुए कहा। घनसू माँ की इस कड़ी आवाज से शांत हो गया। कुछ देर में उसने आंखें बंद कर ली। जानकी पुरानी यादों में खो गई। अब उठिए भी, मुखिया के यहाँ काम पर नहीं जाना है क्या? जानकी ने चूल्हे पर चाय बनाते हुए कहा। इतनी ठंड है जानकी, थोड़ा और सो लेने दो, फिर दिन भर मुखिया के यहाँ गल्ले का हिसाब ही तो करना है ना। रमेश ने रजाई और उसके ऊपर ओढ़े हुए कंबल के अंदर की गर्मी के क्षेत्र में अपने सिर को भी शामिल करने के उद्देश्य से रजाई को सिर से ओढ़ लिया। जानकी उठी और धीरे धीरे अपने पेट को संभालते हुए रमेश की खटिया के पास पहुंचकर अपने दाहिने हाथ से रजाई के ऊपर पड़े कंबल को अलग कर दिया। जानकी: देखो जी, अभी आप नींद के नशे में हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब आप उठ जाएंगे तो मुझे ही डांटेंगे कि समय से क्यों नहीं उठाया। रमेश ने बामुश्किल सिर से रजाई हटाई। जानकी, तुम भी आराम कर लो, क्यों इतनी सुबह उठ जाती हो? वैसे भी तुम्हें आराम करना चाहिए, पता नहीं कब हमारे यहाँ हमारा लाडला आ जाए। जानकी मुस्कुराते हुए बोली। तो क्या आप खाना बनाओगे? अब उठो और जल्दी से तैयार होकर मुखिया के यहाँ जाओ। रमेश रजाई अलग करके उठता है। ठीक है, वैसे भी कुछ पैसे एडवांस लेने की बात करना है, जचकी में कुछ पैसे तो लगेंगे ही। रमेश नहाने चला जाता है और नहाते हुए गाना गुनगुनाने लगता है। प्यार हुआ इकरार हुआ। बाहर जानकी मुस्कुराकर बोली। जब चाहे जब एक ही गाना गुनगुनाते रहते हो, लगता है सिर्फ यही गाना आपको पसंद है। रमेश: हाँ, एक दिन तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा सिनेमा दिखाने के लिए। जानकी जोर से हंसने लगी और फिर बोली, अभी आपके छोटे साहब आए भी नहीं हैं और उनकी सिनेमा जाने की तैयारी भी होने लगी। मुखिया के घर से लगा हुआ उसके गल्ले का गोदाम था, जिसमें वह पूरे गांव का अनाज खरीद कर जमा करता था और समय आने पर शहर में बेच देता था। गांव से बाहर कोई भी अपना अनाज नहीं ले जा सकता था। इसका कारण न केवल मुखिया से डर था, बल्कि लोगों के पास संसाधन और ज्ञान दोनों की ही कमी थी। मुखिया तिजोरी से रुपए निकाल कर देते हुए बोला, रमेश, ये लो 1000 रुपये। आज गांव का बहुत अनाज गल्ले में आने वाला है, सबका हिसाब करके बाकी रुपए अपने पास ही रखना। मैं शहर जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे आज वहीं रुकना पड़े। मैं तुमसे कल हिसाब के साथ रुपए भी ले लूँगा। रमेश: ठीक है मुखिया जी, वैसे यदि आप कहें तो शाम को ठकुराइन को रुपए दे आऊँ। मुखिया मुस्कुरा कर बोला, नहीं नहीं, तुम अपने पास ही रख लेना। ठकुराइन के पास रुपए गए तो उसमें कुछ ना कुछ कटौती तो निश्चित है। ठकुराइन गोदाम में प्रवेश करती है। सुनो जी, मुझे 50 रुपए की ज़रूरत है। रमेश से बोलकर जाइए कि सिलक में से मुझे दे देगा। मुखिया: कल ही तो 20 रुपए दिए थे और यहाँ गांव में 15-20 रुपए में लोग महीने भर घर चला लेते हैं और तुम्हारे पास रुपए ही पूरे नहीं पड़ते। ऐसा करो, जब मैं शहर से लौट आऊँगा तो फिर बात करेंगे, तुम अभी जाओ। ठकुराइन जाते जाते रमेश को ऐसे घूर गई जैसे कि उसने कुछ समय पहले ही मुखिया और रमेश की बातें सुन ली थी। मुखिया जाने लगा, तभी पीछे से रमेश बोला, मुखिया जी, घर में जानकी की कभी भी जचकी हो सकती है, कुछ रुपए मिल जाते तो अच्छा होता। मुखिया: इसके बारे में रमेश कल बात करेंगे। रमेश: जी हुजूर। तभी गांव का नाई आ जाता है। हुजूर, कुछ पैसे मिल जाते तो। नाई ने दोनों हाथ जोड़कर और कंधे झुकाकर कहा। मुखिया: किस बात के पैसे? नाई: हुजूर, आपके बाल बनाए थे उसके। मुखिया: तो अब तू मुझसे पैसे लेगा? नाई दोनों हाथ जोड़े जमीन पर बैठ गया और बोला, कुछ किराना लेना था इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरी इतनी ज़रूरत कहाँ। मुखिया: रमेश, इसे 25 पैसे दे देना, इतने में कुछ किराना तो आ ही जाएगा।
आई। हुजूर, कम से कम 1 रुपये ही दिलवा देते, पिछले 2 महीने के बकाया है। मुखिया, बहुत मुंह चलने लगा है तेरा। क्यों रमेश, कल्लन ने पिछले महीने पगार के 14 रुपये की जगह 15 रुपये ले लिए थे, तब क्या हुआ था? रमेश, मुखिया जी, बस आपकी भरी बंदूक खाली होने से बच गई थी। वैसे हुजूर, उसका कहना था कि आपने ही 15 रुपये दे दिए थे और वह रुपये उसने अपने घर ले गया। वो तो उसे तब रुपये ना गिनने की गलती समझ में आई जब आपके आदमी उसे उसके घर से आपके पास तक घसीटते हुए लाए थे। कहते कहते रमेश की आंखें भर आईं। रमेश को कल्लन की भी बात याद आ गई, जो अभी तक उस दिन पिटाई के कारण एक पैर की हड्डी के जुड़ने के इंतजार में घर की खटिया तोड़ रहा था। मुखिया, गलती तो उसी की थी ना, जो वह बिना गिने रुपए ले गया। फिर कुछ सोचकर बोला, वैसे पता करना, उसकी हड्डी जुड़ गई हो तो काम पर वापस बुला लेना, लेकिन अब उसे 13 रुपये महीने ही मिलेंगे। गलती की कुछ तो सजा मिलनी ही चाहिए। रमेश सिर झुकाकर बोला, जी मुखिया जी। मुखिया ने लकड़ी ली, जाने से पहले दीवार पर लगे आईने में देखकर अपनी मूंछ ऊपर की और तेजी से चला गया। गोदाम में दोपहर को सभी ने खाना खाया। पड़ोस में पंडित जी ने पूजा संपन्न कराई थी, जिसका प्रसाद मुखिया जी के घर और गोदाम भी भेजा गया था। सभी कर्मचारियों के साथ साथ रमेश ने भी प्रसाद खाया और साथ ही जानकी के लिए भी कुछ प्रसाद अपने कुर्ते की जेब में रख लिया। उस दिन गांव वालों से अनाज खरीदने के बाद रमेश के पास मुखिया जी के 425 रुपये बच गए। शाम के 6 बज रहे थे। गोदाम बंद करने का समय हो चला था। रमेश ने रुपए कपड़े और जूट से बने हुए बटुए में रखे। बटुए का मुंह उससे दोनों ओर से निकली रस्सियों से बांधा और गोदाम बंद करने का निर्देश देकर घर की ओर निकलने लगा। रमेश के गोदाम से निकलते समय ठकुराइन अपने घर के आंगन में खड़ी रमेश को घूर रही थी। उसे सुबह की बात वह पुनः याद आ गई, जिसे बोलकर मुखिया ने उससे ज्यादा रमेश पर विश्वास जताया था। रमेश ने ठकुराइन को देखा तो दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। ठकुराइन ने रमेश के हाथों में लटका हुआ बटुआ देखा तो तिरछा मुंह करके हुंकारी भरी और सिर झटकते हुए अंदर चली गई। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने बटुआ अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया, लेकिन इतनी बड़ी रकम को वो कुर्ते की जेब के भरोसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए कुर्ते के ऊपर से ही एक हाथ से बटुए को पकड़ रखा था। ठंड अधिक होने के कारण कुर्ते के अंदर जानकी के हाथों की बनी बनियान और कुर्ते के ऊपर ससुराल से मिली शॉल डाल रखी थी। तेज कदमों के चलते हुए कुछ ही देर में रमेश अपने घर पहुंच गया। जानकी रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी। रमेश ने गौर किया कि जानकी को कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है। तभी वह काम करते हुए बीच बीच में करा उठती थी। रमेश ने रसोई में जाकर जानकी के कंधे पर हाथ रख दिया। जानकी, कुछ दिक्कत हो रही है क्या? तुम ठीक तो हो ना? जानकी चौंक कर बोली, अरे आप कब आए? रमेश, बस अभी आया हूँ। तुम करा रही थी ना, तो मुझे लगा कि तुम्हें कोई परेशानी हो रही है। जानकी, देखिए, अब जचकी का आखिरी समय चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ परेशानी तो होगी ही ना, आप चिंता ना करें। रमेश, ठीक है, तो मैं हाथ मुंह धोकर संध्या कर लेता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत खाना बन जाए वही खा लूँगा। रमेश ने शॉल और कुर्ते को दीवार पर गड़ी लकड़ी की खूंटी पर टांगा और हाथ पैर धोने चला गया। संध्या करने के बाद दोनों ने खाना खाया और जानकी की तबीयत ठीक न होने के कारण रमेश ने रसोई में जानकी का हाथ बटाया। जानकी की चिंता में रमेश सब कुछ भूल चुका था। जानकी ने उसे बताया कि ऐसा लग रहा था कि शायद आज रात या कल तक जचकी हो जाएगी। रमेश जानकी की वो चिंता में डूब चुका था। रात को सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी। जानकी ठीक थी। जानकी, अजी उठिए, सुबह हो गई है। कुर्ते में कुछ लाए थे क्या? देखिए जमीन पर गिरा है, कुर्ता भी और जो लाए थे वह भी। सोते हुए रमेश के अचेतन मन पर कुर्ते में रखी चीज की कुछ आवाज पहुंचती है।
कुछ ही क्षणों में वह चेत कर अचानक आंखें खोल देता है। रमेश को कुर्ते में रखे बटुए की याद आती है। वह खटिये से उठता है और कुर्ते की ओर देखता है जो खूंटी पर नहीं था। रमेश, कुर्ता कहाँ गया? जानकी, नीचे गिरा पड़ा था, अपनी खटिये पर देखिए, ये रखा है। रमेश झट से कुर्ता उठा लेता है और उसकी जेब को हाथ से टटोलता है। जानकी मुस्कुराकर बोली, जेब में जो थोड़ा बहुत था मैंने खा लिया है। रमेश आश्चर्य से, क्या खा लिया है? जानकी, अरे जो आप प्रसाद लाए थे ना, वह बहुत थोड़ा ही था। मैंने सोचा आप मेरे लिए लाए होंगे, इसलिए मैंने खा लिया। क्यों, नहीं खाना था क्या? रमेश घबराते हुए बोला, प्रसाद तो तुमने ठीक खा लिया, लेकिन उसके साथ कुर्ते की जेब में जो बटुआ था उसका क्या? जानकी, कौन सा बटुआ? रमेश, देखो मजाक करने का वक्त नहीं है। एक मोटे कपड़े और जूट का छोटा सा बटुआ था, वह कहाँ गया? जानकी आश्चर्य से बोली, लेकिन जब मैं उठी तो कुर्ता खूंटी से गिरकर जमीन पर पड़ा था। मैंने उठाया तो कुछ प्रसाद जमीन पर पड़ा था और कुछ कुर्ते की जेब में, लेकिन बटुआ नहीं था। क्यों, बटुआ कहाँ से आ गया आपके पास? क्या वो भी मेरे लिए लाए थे? रमेश खटिया से खड़ा हो जाता है। अरे नहीं, उस बटुए में मुखिया जी के रुपए थे। जानकी के चेहरे पर भी अब घबराने के भाव दिखाई देने लगे थे। लेकिन हम मुखिया जी के रुपए घर क्यों लेकर आए? रमेश, मुखिया जी शहर गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे रुपए रखने कहा था। आज वो रुपए मुझे लौटाने हैं। जानकी, यदि आप लाए थे तो गए कहाँ? कहीं रास्ते में तो नहीं गिरा है? रमेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतनी ठंड में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती थी। रमेश दौड़कर आंगन में गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। फिर कमरे में आया और खटिया के नीचे, अलमारी में और कमरे में जहाँ भी देखा जा सकता था वहाँ सभी जगह देखकर अंत में खटिया में सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पूरे समय जानकी रमेश के पीछे पीछे भागती रही। जानकी, अब क्या होगा? यदि बटुआ नहीं मिला तो क्या वो रुपए आपको देने पड़ेंगे? रमेश ने जानकी को घूर कर देखा। तुमको पता भी है उसमें कितने रुपए थे? जानकी, कितने रुपए थे? 10, 15 या 20 रुपए थे क्या? हे भगवान, क्या पूरे महीने भर की कमाई के 20 रुपए थे? रमेश, जानकी, उसमें 425 रुपए थे। रमेश हाथ अपने माथे पर मार देता है। जानकी, 425 रुपए? रमेश, हाँ, 425 रुपए। यदि नहीं मिले ना तो हम सब कुछ बेचकर भी नहीं चुका पाएंगे। अरे चुकाना तो दूर, मुखिया अपनी भरी बंदूक मेरी छाती पर खाली कर देगा। जानकी घबरा कर अपना पेट पकड़ लेती है। रमेश को ध्यान आता है कि वह इस हालत में जानकी के साथ क्या कर रहा है। रमेश, लेकिन तुम चिंता मत करो, कहीं ना कहीं बटुआ मिल ही जाएगा। मैं गोदाम के रास्ते में जाकर देखता हूँ। हो सकता है कि कल शाम को रास्ते में गिर गया हो, और ये भी हो सकता है कि किसी ने उस पर ध्यान ना दिया हो, और शायद ये भी हो सकता है तो किसी ने उसे उठाया ना हो, ना ही शाम को, ना ही रात को, ना ही सुबह। बोलते बोलते रमेश को खुद ही समझ आ रहा था कि वो कैसी असंभव सी बात कर रहा है। रमेश घर से गोदाम और गोदाम से घर के लगभग 2 से 3 चक्कर लगा चुका था, लेकिन कहीं भी उसे बटुए का नामो निशान नहीं मिल रहा था। आखिर में थक कर वह घर के आंगन के बाद बनी परछी में जमीन पर बैठ गया। जानकी, क्या हुआ, मिला क्या? रमेश ने नहीं में सिर हिला दिया। जानकी, ऐसा तो नहीं कि रात को कोई चोर? रमेश जानकी की ओर देखता है। जानकी, मैं इसलिए सोच रही थी क्योंकि कुर्ता नीचे पड़ा हुआ था और बटुआ गायब। रमेश, हाँ जानकी, ऐसा भी संभव है, या फिर जिससे इस बटुए के बारे में पता हो वह भी चोरी कर सकता है। जानकी, और किस किस को पता था इस बटुए के बारे में? रमेश, गोदाम के कर्मचारियों में 2 लोगों को पता था, लेकिन वे ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनसे मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है।
जानकी, रुपए की लालच में कभी कभी लोग ऐसा कर भी सकते हैं। रमेश, हाँ हो सकता है। अचानक रमेश को कुछ याद आता है। जब मैं गोदाम से आ रहा था तो ठकुराइन ने इस बटुए को देखा था, और हाँ, वह कल मुझसे नाराज भी थी। जानकी, लेकिन ठकुराइन ऐसा क्यों करेंगी? रमेश, वो नहीं कर सकती लेकिन करा तो सकती हैं। जानकी सोच में पड़ जाती है। रमेश, हाँ, हो ना हो ये ठकुराइन का ही काम होगा। जानकी, यदि उनका भी काम हुआ तब भी आप कैसे साबित करेंगे? और यदि आप मुखिया जी को ठकुराइन का नाम लेंगे तो वे आप पर विश्वास क्यों करेंगे? रमेश गहरी चिंता में खो चुका था। रमेश, जानकी, मैं ठकुराइन का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे गोदाम जाना होगा। रमेश उठते हुए पुनः दूध आता है। हाँ, मुझे गोदाम तो जाना ही होगा और मुखिया जी का सामना भी करना पड़ेगा। 11 बजे मुखिया जी के गोदाम में रमेश माथे पर चिंताओं की लकीरों के साथ काम में लगा हुआ था। गोदाम में अनाज तुलाई का काम चल रहा था। मुखिया अभी तक शहर से लौटे नहीं थे। थोड़ी सी भी आहट पर रमेश की नज़र मुखिया जी के लौट आने के डर के कारण बार बार दरवाजे पर पहुंच जाती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, रमेश की कल्पनाएं नए नए लेकिन भयानक चित्रण कर रही थीं, जिस कारण डर ऊंचाइयों की सीमाएं लांघ चुका था। रमेश मन ही मन में सोचते हुए बोला, जब मुखिया 1 रुपए के लिए कल्लन को घर से गोदाम तक घसीट कर बुला सकता है, और इतना ही नहीं, साथ में इतना मारता है कि पैर की हड्डी तक टूट जाए, तो 425 रुपए के लिए तो वह मुझे गोली ही मार देगा। और मुझे तो लगता है कि वह इतनी आसान मौत भी नहीं देगा। ना जाने जान से मारने के पहले वह कितना पीटेगा। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से, हाँ, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रमेश उठता है और गोदाम से निकलकर घर की ओर तेजी से चल देता है। घर पर जानकी कमरे में मानो तड़प रही थी। रमेश, जानकी क्या हुआ? जानकी दर्द के कारण कुछ नहीं बोल पा रही थी। रमेश, रुको, मैं अभी दाई अम्मा को बुला कर लाता हूँ, तुम धीरज रखो, मैं अभी आता हूँ। जाते जाते अचानक रमेश ने कुछ सोचा। जानकी, मैं दाई अम्मा को भेजता हूँ और तुम अपना और इसका ख्याल रखना। जानकी कुछ समझ पाती उससे पहले ही रमेश घर से निकल चुका था। कुछ ही देर में रमेश दाई अम्मा के घर जाकर उन्हें जानकारी दे रहा था। दाई अम्मा के घर ही गोदाम के 2 कर्मचारी पहुंच गए। रमेश भैया, मुखिया जी शहर से आ गए हैं, तुम्हें तुरंत बुला रहे हैं। पहले हम लोग तुम्हारे घर गए, वहां पता चला कि तुम यहाँ आए हो। रमेश, हाँ, तुम लोग चलो, मैं अभी दाई अम्मा को घर छोड़कर आता हूँ। मुखिया जी को यहाँ की स्थिति बता देना। दोनों कर्मचारी एक दूसरे को देखते हैं। उनमें से एक कर्मचारी, ठीक है भैया, लेकिन मुखिया ना जाने क्यों आज बहुत गुस्से में है, शायद शहर में भी उनका काम नहीं बना। रमेश के डर की जो सीमाएं बाकी थीं, इस जानकारी से वह भी खत्म कर दी। दोनों कर्मचारी गोदाम वापस लौट गए। रमेश मन ही मन में बोला, मुझे गांव छोड़कर जाना होगा। जानकी को ऐसी हालत में कहीं ले भी नहीं जा सकता। हाँ, मुझे अभी निकलना होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में जानकी को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? यदि नहीं गया तब भी तो मेरा मरना निश्चित है, तब भी जानकी अकेली ही रह जाएगी। हाँ, मुझे जाना होगा। रमेश, दाई अम्मा, आप घर चलो, मैं अभी आता हूँ। दाई अम्मा, लेकिन बेटा, अभी तो तुम्हें घर चलना चाहिए। रमेश, मुझे मुखिया जी के काम से अचानक शहर जाना पड़ रहा है। देखा ना, अभी गोदाम के कर्मचारी आए थे। जानकी से कहना अपना ध्यान रखेगी और मेरा इंतज़ार करेगी। मैं काम पूरा करके लौट आऊँगा। रमेश दाई अम्मा को घर के रास्ते में छोड़कर गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर मानो दौड़ पड़ा। जानकी, जो पिछले 10 सालों से घंसू के सवालों का जवाब देते देते थक चुकी थी, एक बार फिर उसे धौंस देकर सुलाने को मजबूर थी। रमेश नहीं जानता था
कि उसके जाने के बाद जानकी को मुखिया ने सारे गांव वालों के सामने कितना भला बुरा कहा था। ये बात और है कि मुखिया चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन औरतों की इज्जत करना जानता था। इसलिए सिर्फ खरी खोटी सुनाने के बाद जानकी को ठकुराइन के कामकाज के लिए नौकरी पर रख लिया। हालांकि अपने व्यापार के सिद्धांतों पर अमल करते हुए उसने 18 रुपये प्रति माह की पगार में से 8 रुपये प्रति माह 425 रुपये के सूद के तौर पर कटौती की घोषणा कर दी थी, जिसे जानकी पिछले 10 वर्षों से चुका रही थी। लेकिन चूंकि कटौती ब्याज के लिए हो रही थी, इसलिए मूल अभी भी 425 रुपये ही था। जानकी बिना कुछ बोले 18 रुपये प्रति माह पर पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी, जिसमें उसे केवल 10 रुपये ही मिलते थे। जानकी ने एक बात और गौर की थी कि ठाकुराइन ने कभी भी उन रुपयों की चर्चा तक उससे नहीं की थी, जबकि रमेश को पूरा शक ठाकुराइन पर ही था। रमेश के चले जाने पर जानकी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कभी भी उसने रमेश को दिल से गलत नहीं माना। मुखिया के हाथ से सजा पाने से अच्छा कम से कम रमेश इस दुनिया में तो था। जानकी को यकीन था कि एक ना एक दिन रमेश मुखिया के रुपए लौटाने का प्रबंध कर लेगा। जानकी को ये सब सोचते सोचते ना जाने कितनी रात बीत गई थी और कितनी देर की नींद पूरी हुई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन सुबह हर रोज की तरह उसकी नींद 4:30 बजे खुल गई। जानकी ने दरवाजा खोला तो बाहर गर्मी के दिन होने के कारण अंधेरा जाने को था। कुछ ही मिनटों में पौ फटने वाली थी। जानकी झाड़ू लेकर आंगन झाड़ने चली गई। आंगन की छोटी दीवार को झाड़ू से साफ करते हुए उसका ध्यान मैदान की ओर गया, जहां अभी भी लाइट जल रही थी। जानकी को सिनेमा की याद आई तो उसने एड़ी ऊंची कर दी। लाइट के नीचे सिनेमा के बॉक्स की तरफ मुंह किए हुए कोई सो रहा था। जानकी ने फिर से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अचानक जानकी को कुछ खटका तो उसने फिर से झांक कर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कि 2 लोग सो रहे हैं। जानकी ने मन ही मन में सोचा, कल जब सिनेमा देखने मैदान गए थे तब तो एक ही आदमी था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी मानसिकता को परिवर्तित करने की कोशिश की। एक हो या 4, इससे मुझे क्या करना। जानकी ने सिर झटका और झाड़ू लगाने का काम पूरा किया। गांव में चहलकदमी शुरू हो गई थी। लोग खेतों के काम करने जाने लगे थे। जानकी ने खाना बनाया, घनसू के लिए डिब्बे में रखा और ठकुराइन के यहाँ काम करने के लिए तैयार हो गई। जानकी, घनसू डब्बे में रोटी और कटोरी में दाल रखी है, आज अच्छे से खा लेना। तुझे दाल पसंद है ना, इसलिए आज दाल भी बनाई है। और हाँ, मेरे काम पर जाने के बाद ज़्यादा यहाँ वहाँ भागना नहीं। यदि खेलने जाना हो तो घर के दरवाजे की कुंडी लगा जाना। घनसू, ठीक है माँ, मैं मैदान जाऊँगा, सिनेमा काका के पास। जानकी, ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर करेगा क्या? तुझे मैंने पैसे तो दिए नहीं। घनसू, तो क्या हुआ, जब लोग सिनेमा देखेंगे तो गाना तो मुझे भी सुनाई देगा। जानकी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, चले जाना। शाम तक यदि होगा तो तू भी सिनेमा देखने चले जाना, लौटकर पैसे देती हूँ। घनसू खुशी से उछल पड़ता है। क्या सच में माँ, मैं भी सिनेमा देखूंगा? जानकी आश्वासन देकर चली जाती है। दोपहर जब तक सूर्य नारायण सिर पर ना आ गए तब तक बच्चे मैदान में सिनेमा के इर्द गिर्द घूमते ही रहे। उनमें से केवल एक बच्चे ने ही सिनेमा देखा, लेकिन उसके कारण अन्य बच्चे गाने पर खुद में खोए हुए अद्भुत नृत्य का आनंद ले चुके थे। सूरज ने घनसू को भी नृत्य करते हुए देखा था, लेकिन ना जाने क्यों वह घनसू को चाहकर भी सिनेमा देखने के लिए आमंत्रित नहीं कर पा रहा था। जब सूर्य नारायण का तेज अपने चरम पर था तब बच्चे अपने घर जाने को मजबूर हो गए। जाते हुए घनसू पलट पलट कर सिनेमा बॉक्स की ओर देख रहा था। आखिर सूरज से ना रहा गया। सूरज, घनसू बेटा, तुम्हें सिनेमा देखना है? घनसू एक पल के लिए चढ़ हो गया, फिर मुस्कुराकर बोला, सिनेमा काका, आप चिंता ना कीजिए, माँ ने कहा है शाम को वो मुझे सिनेमा देखने के लिए पैसे देगी। सूरज, नहीं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम मुफ्त में भी सिनेमा देख सकते हो। घनसू कुछ सोचकर बोला, नहीं काका,
मैं सिनेमा देखूंगा तो ज़रूर, लेकिन जब माँ बोलेगी। माँ बोल रही थी कि यदि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? सूरज जोरों से हंस देता है। अरे वाह, तुम तो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी बातें करते हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। घनसू, ये तो गांव में सभी मेरी माँ के लिए बोलते हैं कि जानकी, तुमने घनसू को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। घनसू जोर से बोलते हुए हंस देता है। सूरज को सोचते हुए बोला, तो तुम्हारी माँ का नाम जानकी है? घनसू, हाँ, कल जो मेरे साथ आई थी ना, जिससे आप दीदी बोल रहे थे। सूरज, अच्छा हाँ, याद आया। वैसे तुम चाहो तो अभी सिनेमा देख सकते हो, पैसे जब माँ देगी तब दे देना। घनसू, ऐसे अकेले में सिनेमा थोड़ी ही देखूंगा। सूरज, आखिर क्यों? घनसू, जब तक मेरे सभी दोस्त यहाँ नहीं आ जाते तब तक सिनेमा देखने में कहाँ मजा आएगा। सूरज घनसू की बात सुनकर जोरों से हंस देता है। सूरज, घनसू, तुम्हारी माँ ही घर चलाती है? घनसू शांत हो गया। सूरज, क्या बात है घनसू, जब भी तुम्हारे माता पिता की बात करो तुम असहज से हो जाते हो। घनसू, मेरे पिताजी कई साल पहले शहर गए थे, ऐसा माँ कहती है। माँ ठकराइन के यहाँ काम करने जाती है। सूरज आश्चर्य से बोला, कई साल पहले मतलब? घनसू ने सिर नीचे कर लिया। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। माँ कहती है जिस दिन में हुआ उसी दिन मेरे लिए रुपए कमाने के लिए शहर चले गए थे। सूरज हतप्रभ था। सूरज बात बदलते हुए बोला, ठीक है, फिर तुम शाम को सिनेमा देख लेना, और हाँ, दोस्तों को लाना मत भूलना। घनसू सिनेमा की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। सूरज, अभी तुम जाओ, धूप तेज हो रही है। घनसू के कदम तेजी से घर की ओर बढ़ जाते हैं। घर पर माँ घनसू का इंतजार कर रही थी। घनसू, माँ, आज भी तुम कल की तरह इतनी जल्दी आ गई? जानकी, ठकुराइन कल की तरह आज भी मुखिया जी के साथ शहर गई हैं, इसलिए आज भी जल्दी आ गई। पहले तू ये बता कि तूने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? घनसू, माँ, मैं खाना खाने ही आया हूँ। दोस्तों के साथ मैदान चला गया था, फिर बच्चों ने मुझे आने ही नहीं दिया। जानकी मुस्कुरा उठी। ठीक है, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना परोस देती हूँ। घनसू हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। घनसू, माँ, आज सिनेमा काका को खाना नहीं देना क्या? जानकी, कल नया नया गांव में आया था, इसलिए दे दिया था। अब तक तो उसने अपने खाने की व्यवस्था कर ली ही होगी। घनसू सहमति में अपना ध्यान खाने पर लगा देता है। दोनों खाना खाने के बाद आराम करते हैं। घनसू को नींद नहीं आ रही थी। वो कमरे में चारों ओर अपनी आंखें घुमा रहा था। घनसू की नज़र कमरे से लगे हुए एक कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ती है। पहले भी वह कई बार इसके बारे में पूछना चाहता था, लेकिन कभी उस समय माँ घर पर नहीं रहती थी तो कभी उसने इसे इतना महत्व नहीं दिया था। लेकिन आज ना जाने क्या हुआ कि वह अनायास ही बोल पड़ा, माँ, इस कमरे को कभी क्यों नहीं खोलते? इस कमरे में ऐसा क्या है? जानकी आंखें खोलकर उस बंद दरवाजे की ओर देखती है। बेटा, जब मैं शादी होकर आई थी तब मैंने तुम्हारे पिताजी से यही पूछा था। तब पहली बार हम दोनों ने इसे खोलकर देखा था। कबाड़ के सिवा इसमें कुछ भी नहीं है। दरवाज़ा खोलने पर खप्पर को सहारा देने वाली छोटी लकड़ी झटके से टूटकर मेरे माथे पर लग गई थी। बहुत खून बहा था। उसके बाद इस कमरे को कभी नहीं खोला। वैसे कभी इस एक कमरे और रसोई के अलावा उस कबाड़ वाले कमरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। घनसू, माँ, कबाड़ क्या होता है? जानकी मुस्कुराकर बोली, जो हमारे काम का नहीं होता उसे कबाड़ में डाल देते हैं, जैसे पुरानी लकड़ियाँ, खप्पर, टूटी खटिया, और हाँ, उसमें तुम्हारे पिताजी ने कंडे भी सहेज कर रखे थे। घनसू ने माँ को पहली बार पिताजी के बारे में इतना खुलकर बात करते हुए सुना था। घनसू, माँ, पिताजी दिखते कैसे हैं?
जानकी ने घनसु की ओर कुछ क्षण देखा और मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल मेरे घनसु की तरह। घनसु की आंखों में चमक आ गई। क्या सच? क्या मैं पिताजी की तरह दिखता हूं? जानकी, हाँ बेटा, तू बिल्कुल अपने पिताजी की तरह दिखता है। तुझे पता है, जब तू होने वाला था उसके पहले ही तेरे पिताजी ने तेरा नाम रख लिया था। कहते थे कि मैं अपने लाडले का नाम घनश्याम रखूंगा। घनसु झट से उठकर बैठ जाता है। तो माँ, अब से मुझे घर में भी घनश्याम ही बोला करो। ये क्या घनसु घनसु बोलती रहती हो? तुम्हारे बोलने के कारण गांव में सभी मुझे घनसु बोलने लगे हैं। जानकी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अब से तुझे घनश्याम ही बोलूंगी। चल लेट जा, गर्मियों में दोपहर में आराम किया जाता है। जानकी घनसु का हाथ पकड़कर उसे लेटा देती है। घनसु लेटे हुए खप्पर की ओर देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है और धीरे से खुद को संबोधित करता है, घनश्याम, और मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेता है। जानकी इस घटनाक्रम को देख रही थी। उसे समझ में आ गया था कि घनसु अब समझदार होने लगा है और वह अपने पिता की कमी भी महसूस करने लगा है। कभी कभी ऐसे लगता था कि वह भी गांव छोड़कर शहर चली जाए, लेकिन मुखिया जी के 425 रुपये चुकाए बगैर जाना रमेश पर जो इल्जाम लगा था उस पर मोहर लगाने जैसा था। इतने कम रुपए प्रतिमाह मिलने के बाद भी उसने पिछले 10 वर्षों में 123 रुपये जोड़ लिए थे, लेकिन वे मुखिया के रुपए चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लेटे लेटे जानकी के चेहरे के भाव कुछ परिवर्तित हो गए। उसने कुछ सूंघने की कोशिश की। ये तो मिट्टी की सौंधी खुशबू की महक है। क्या बाहर? जानकी झट से उठी और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखा। मौसम बदल चुका था। तेज धूप की जगह काले बादलों ने ले ली थी। आंगन की मिट्टी पर पानी की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। मिट्टी पर पानी की बूंदें पड़ने पर सौंधी खुशबू आ रही थी। ये वही महक थी जिसे महसूस करके जानकी बाहर आई थी। जानकी आंगन में गई और सामने की दीवार पर पड़े हुए कपड़े उठाने लगी। कपड़े उठाकर लौटने पर उसे मैदान में कुछ हलचल सी दिखी। वह झांक कर मैदान की ओर देखने लगी। मैदान में सूरज और कोई अन्य आदमी सिनेमा बॉक्स को पानी से बचाने के लिए कहीं ले जा रहे थे। जानकी, ये दूसरा आदमी कहां से आ गया? हाँ, कल रात भी कोई 2 लोग ही थे और फिर से। सूरज की नजर जानकी पर पड़ी तो उसने दूसरे व्यक्ति की ओर कुछ इशारा किया। जैसे ही उसने जानकी की ओर देखा, अगले ही पल उसने अपने गले पर पड़े हुए गमछे को अपने सिर में डाल लिया। इस घटनाक्रम को जानकी ने भांप लिया। उसके दिमाग में कल्पनाओं का युद्ध छिड़ गया। ये दूसरा आदमी कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बारिश तेज हो चली थी। घनसु ने कमरे से आवाज लगाई, माँ अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। जानकी के कदम ना चाहते हुए भी घनसु की आवाज के चलते कमरे की ओर लौट पड़े, लेकिन जानकी के दिमाग अभी भी बार बार कुछ समय पहले के परिदृश्य को दोहरा रहा था। जानकी ने कपड़े रखे और खटिया पर बैठ गई। घनसु दरवाजे पर खड़ा बारिश देख रहा था। गर्मी की तेज तपन के बाद पानी की बूंदें जमीन पर गिरकर उमस ही छोड़ रही थीं। जानकी खटिया पर बैठी विचलित नजर आ रही थी। गर्मी की बारिश ज्यादा देर न टिक पाई। बारिश कम होने लगी थी और कुछ ही देर में बारिश बंद हो गई। जानकी आंगन से होते हुए आंगन की दहलीज तक पहुंच गई। पीछे पीछे घनसु भी पहुंचकर जानकी के बगल में खड़ा हो गया। घनसु, माँ क्या हुआ? जानकी मैदान की ओर देख रही थी। घनसु ने माँ को मैदान की ओर देखकर कहा, माँ पानी में सिनेमा काका कहाँ चले गए होंगे? और उनका सिनेमा? जानकी की नजरों ने मैदान के आसपास का मुआयना किया, लेकिन वहां कोई नहीं था और ना ही सिनेमा का बॉक्स। जानकी ने कुछ सोचा और कमरे की ओर लौट पड़ी। घनसु भी पीछे पीछे लौट आया। घनसु दुखी था कि बारिश के कारण सिनेमा दिखाए बिना ही सिनेमा काका शायद चले गए थे। वह कमरे की तहरी पर उदास मन से बैठ गया।
शाम हो चुकी थी। गांव की गलियों में चहल पहल पुनः प्रारंभ हो गई थी। मैदान भी था, उसमें खेलते बच्चे भी, लेकिन सिनेमा और सिनेमा काका दोनों ही वहां से नदारद थे। घनसू का मन मैदान में बच्चों के साथ नहीं लग रहा था। उसके हाथ में माँ के दिए हुए 25 पैसे थे, जिसे वह अनमोल खजाने की तरह मुट्ठी में जोरों से पकड़ कर रखा हुआ था। लेकिन उसकी आंखें अभी भी सिनेमा काका को ढूंढ रही थीं। तंग आकर वह बच्चों की भीड़ में से अलग होकर लाइट के खंभे के नीचे जाकर बैठ गया, जहां सिनेमा बॉक्स रखे जाने के निशान अब भी मौजूद थे। उसने बाएं हाथ से उस मिट्टी को छुआ और दाएं हाथ की मुट्ठी को खोलकर उस धन को देखा, जिसे देकर वह अपनी सिनेमा देखने की ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। उसने कुछ सोचा और फिर घर की ओर चल दिया। घनसू, माँ ये लो। जानकी, जो रसोई में कुछ सोचते हुए काम कर रही थी, बोली, क्या बेटा? घनसू ने 25 पैसों से भरे हाथ को जानकी की ओर उदास मन से आगे बढ़ा दिया। जानकी, क्यों, सिनेमा नहीं देखना क्या? घनसू, अब इसकी जरूरत नहीं है माँ, सिनेमा काका जा चुके हैं। जानकी घनसू के चेहरे की मायूसी से दुखी हो गई। शायद उसने निर्णय लेने में देर कर दी थी। जानकी, कोई बात नहीं घनसू, ये पैसे अपने सिनेमा के नाम से अलग रख लो। अगली बार जब भी वो आएगा तो तुम देख लेना, हो सकता है कि अगली बार और अच्छी फिल्म लेकर आए। घनसू रूखा सा मुस्कुराया, पैसे को अपनी जेब में डाला और आंगन से होता हुआ बाहरी दीवार में टिककर मैदान में खेल रहे दोस्तों को देखने लगा। जानकी घनसू से पैसे लेकर उसे और दुखी नहीं करना चाहती थी। उसे लगा जैसे वो पैसे उसकी उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। रात के 11 बज चुके थे। गांव की परंपरा के अनुसार पूरे गांव में सन्नाटा था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। अचानक किसी आहट के कारण जानकी की नींद टूट गई। जानकी ने बगल में देखा तो घनसू गहरी नींद में सो रहा था। कुछ क्षण तक जानकी ने आहट लेने की कोशिश की, लेकिन जब कोई आवाज नहीं सुनी तो उसने पुनः आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद दरवाजे पर आहट को सुनकर जानकी उठकर बैठ गई। जानकी दरवाजे के पास आकर बोली, कौन है? दरवाजे के बाहर से बिल्कुल धीमी आवाज आई, जानकी दरवाजा खोलो, मैं हूं। जानकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, जिसने अपने को शॉल से ढक रखा था। केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। जानकी, कौन? आदमी शांत खड़ा जानकी को निहार रहा था। जानकी लैंप की पीली रोशनी में उसकी आंखों को पहचानने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही क्षणों में जानकी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इससे पहले कि उसके मुंह से खुशी के कारण चीख निकल जाए, उस अजनबी ने दरवाजे के अंदर आकर अपना एक हाथ जानकी के मुंह पर रख दिया। जानकी लगातार उसे निहार रही थी। जानकी ने अपने मुंह से उसका हाथ हटाते हुए कहा, आप? क्या ये सपना है? नहीं जानकी, ये सच है। मैं ही हूं, तुम्हारा रमेश। रमेश ने शॉल को अपने चेहरे और सिर से अलग कर दिया। जानकी की आंखों से अश्रुधार बह निकली। हमें अकेला छोड़कर आप कहाँ चले गए थे? रमेश, मुझे माफ करना जानकी, उस समय मेरा यहाँ से चले जाना ही सही था। जानकी ने बिना किसी शिकायत के सहमति में सिर हिलाया। रमेश, तुम सच में बहुत समझदार और धैर्यवान हो जानकी। मैंने ना जाने कितने पुण्य किए होंगे कि तुम मुझे मिली। जानकी की आंखें फिर से डबडबा गईं। वह बोली, लेकिन अब कहीं मत जाइएगा। रमेश ने दोनों हाथों से जानकी को अपने से दूर करते हुए कहा, हाँ जानकी, इसलिए तो मैं तुम्हें लेने आया हूं। जानकी, लेने? लेकिन कहाँ? रमेश, कल रात को इतने ही बजे हम शहर चलेंगे। मैंने सब व्यवस्था कर ली है। जानकी, लेकिन रात को क्यों? क्या आप फिर से भागने की बात कर रहे हैं?
रमेश: हाँ जानकी, और कोई रास्ता नहीं है। मैंने पिछले 10 वर्षों में बहुत कोशिश की, लेकिन इतना नहीं कमा सका कि मुखिया के पैसे लौटा सकूं। इस तरह तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। और तुम कितना सहोगी? जानकी: लेकिन भागना तो ठीक नहीं। रमेश: तो तुम क्या चाहती हो कि मैं मुखिया के पूरे रुपए चुकाने के बाद तुम्हें गांव से ले जाऊं? ये संभव नहीं है। 10 वर्ष पहले के 425 रुपए और मुखिया के हिसाब से सूद के साथ साथ ना जाने कितने रुपए हो गए होंगे। हम पूरा जीवन काम करके भी उन्हें नहीं चुका पाएंगे। जानकी: लेकिन सुनिए तो। रमेश: अब और क्या सुनने को है जानकी? जानकी: हमें सिर्फ 425 रुपए ही देने हैं। सूद के रुपए तो मैं हर महीने की पगार से पिछले 10 वर्षों से मुखिया को दे रही हूं। रमेश: तुमने अपनी पगार से? जानकी: हाँ, आपके जाने के बाद मुखिया ने ठकुराइन के घरेलू कामों के लिए मुझे 18 रुपए प्रति माह की पगार पर रख लिया। ठकुराइन 8 रुपए सूद काटने के बाद 10 रुपए पगार देती है। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी गलती की सजा पिछले 10 वर्षों से तुम भुगत रही हो। 10 रुपए महीने में तुम कैसे घर चलाती होगी? रमेश की नजर सो रहे घनसू पर पड़ती है। रमेश: ये घनश्याम? जानकी मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछती है। हाँ। रमेश: सूरज ने बताया था कि घनसू बड़ा प्यारा बच्चा है। कहते हुए रमेश ने घनसू के चेहरे को निहारते हुए अपनी आंखों से बह निकले आंसू को पोंछ दिया। जानकी: अच्छा, तो कल रात को और दोपहर को भी आप ही मैदान में थे? रमेश: कल रात को तुमने कहाँ देखा? जानकी: यही आंगन से मैदान की ओर नजर गई तो वहां सिनेमा बॉक्स के पास 2 लोग सोते नजर आए थे। रमेश: हाँ जानकी, मैं ही था, लेकिन लोगों के सामने नहीं आ सकता था। सूरज मेरे शहर का मित्र है, उसी ने मुझे वहां पर काम दिलाया था। मेरे कहने पर ही वह यहाँ आया था और अब वही हम लोगों को कल रात यहाँ से शहर ले जाने में मदद करेगा। जानकी: मैंने 123 रुपए जोड़ लिए हैं, क्या हम लोग रुपए चुकाने के बाद नहीं जा सकते? रमेश आश्चर्य से बोला। इतने कम पैसों के बाद भी तुमने इतने रुपए जोड़ लिए? और एक मैं हूं कि शहर में इतने सालों तक रहने के बाद भी केवल अपने रहने और खाने का ही इंतजाम कर पाया। रमेश को दुखी देखकर जानकी बोली, शहर में रहने के लिए और भी तो खर्चे ज्यादा होते हैं, और रहने के लिए आपको मकान का किराया भी तो देना होता होगा। यहाँ तो हमारा घर था और खाने में हम लोग कुछ भी रूखा सूखा खा लेते थे। रमेश: लेकिन अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। कल रात तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जानकी कुछ सोचकर बोली, ठीक है, लेकिन जो रुपए मैंने जोड़े हैं वो मैं कल ठकुराइन के पास जमा कर दूंगी, बचत का कुछ बहाना बनाकर। कम से कम जितना है उतना तो हम दे ही सकते हैं। रमेश कुछ देर जानकी को देखता रहा। तुम्हारा दिल कितना साफ है जानकी। जानकी रमेश की आंखों में देखकर मुस्कुरा देती है। रमेश: अब मुझे चलना चाहिए जानकी, यदि किसी ने देख लिया तो सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। और हाँ, घनश्याम को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं उसे बाद में सब कुछ समझा दूंगा। रमेश शॉल से अपने को ढककर दरवाजे से बाहर झांकता है और तेज कदमों से आंगन से होता हुआ मैदान की ओर चला जाता है। जानकी भी आंगन तक पीछे पीछे जाती है। झांक कर देखती है तो मैदान के पहले सूरज रमेश का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में सूरज और रमेश गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर चले जाते हैं। रात के 2 बज चुके थे। जैसे रमेश अपने साथ जानकी की नींद भी लेकर चला गया था। जानकी को रमेश के आने की अपार खुशी थी, लेकिन मुखिया के पैसे चुकाए बिना गांव से भगोड़े की तरह चोरी छुपे जाने की बेचैनी उस खुशी में ग्रहण लगा रही थी। गांव में मुर्गे की बांग ने जानकी को सचेत किया। शायद उसे कुछ समय पहले ही झपकी लगी थी। जानकी उठी
और प्रतिदिन के कामों में लग गई। घनसू के लिए खाने का डिब्बा रखकर छोटी लोहे की पेटी का ताला खोला, उसमें से 123 रुपये निकाले और ठकुराइन के घर जाने के लिए निकल गई। जानकी ने सोच रखा था कि ठकुराइन के इस बचत के बारे में कहेगी कि इसे आप अपने पास संभाल कर रखें। जब रुपए पूरे हो जाएंगे तो मुखिया जी का एक साथ पुराना हिसाब चुकता कर देंगी। जानकी ने ऐसा ही किया। ठकुराइन को रुपए ऐसे समय दिए जब मुखिया जी वहीं खाना खा रहे थे। मुखिया जी ने भी सुना तो खुशी खुशी ठकुराइन से वे रुपए अपने कब्जे में ले लिए। साथ ही जानकी की तारीफ भी की, लेकिन सूद की रकम जो प्रतिमाह जानकी की पगार से काटी जाती थी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। मुखिया जी, जानकी तू तो बड़ी ईमानदार है, ना जाने रमेश ने ऐसे कैसे सब कर दिया। वैसे जैसे तू बताती है वह सुनकर तो मुझे भी तेरी बातों पर यकीन करने का मन करता है, क्योंकि रमेश जब तक मेरे साथ रहा कभी भी उसने एक पैसे की बेईमानी नहीं की। लेकिन क्या कर सकते हैं, व्यापार के भी अपने उसूल है। वैसे जैसे ही ये रुपए चुकता हो जाएंगे मैं सब कुछ भूलकर तुझे पूरी पगार देने लगूंगा। जानकी ने सहमति में सिर हिला दिया। वह जानती थी कि आज जो रुपए उसने दिए हैं वह अंतिम किश्त है, लेकिन कहीं ना कहीं जानकी ने ठान लिया था कि चाहे कितने भी साल हो जाए वह शहर में जाकर एक न एक दिन मुखिया के रुपए चुकाएगी और रमेश के ऊपर लगे इस कलंक को धो देगी। जानकी ने ठकुराइन से आज जल्दी घर जाने की अनुमति ले ली थी, इसलिए वह दोपहर को ही घर चली आई। घनसू सुबह से कई बार मैदान के चक्कर काट चुका था। सुबह से ही उसने पैसे निकालकर अपनी मुट्ठी में रखे हुए थे। उसे ना जाने क्यों लग रहा था कि सिनेमा काका उसे बताए बिना नहीं जा सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें जरा सी बेमौसम बरसात के चलते गांव छोड़कर जाना पड़ा। घनसू के दिमाग में इन विचारों का तांता लगा हुआ था। वह 25 पैसे के सिक्के को बार बार देख रहा था कि अचानक उसके हाथ से एक सिक्का फिसला और चक्की की तरह लुढ़कता हुआ चल पड़ा। घनसू घबराकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। सिक्का लुढ़कते हुए बरसों से बंद पड़े कमरे के दरवाजे से जा टकराया और जमीन और दरवाजे के बीच में जो लगभग 3 इंच की जगह का अंतर था उसमें से कमरे के अंदर चला गया। असल में उस दरवाजे के नीचे की चौखट जमीन में धसी हुई थी और दरवाजा और जमीन में लगभग 3 इंच का अंतर था। घनसू का चेहरा फीका पड़ गया। घनसू ने लगभग रोते हुए आवाज लगाई, माँ माँ। जानकी घनसू की आवाज सुनकर रसोई से भागती हुई आई। क्या हुआ घनसू बेटा? माँ, पैसे इसके अंदर चले गए। जानकी, कौन से पैसे? घनसू, माँ वो सिनेमा वाले पैसे। जानकी, क्या 25 पैसे इसमें चले गए? घनसू ने रोनी सूरत बना ली। जानकी ने दरवाजे में लगे पुराने जंग खा चुके ताले की ओर देखा, जिसकी चाबी उसने कभी भी नहीं देखी थी। फिर अपना हाथ उस खाली हिस्से में अंदर डालने की कोशिश की जहां से पैसे अंदर चले गए थे, लेकिन बहुत देर प्रयास करने के बाद भी उसके हाथ खाली ही थे। आखिरकार उसने हार मान ली। जानकी, कोई बात नहीं घनसू, लगता है वो पैसे हमारी किस्मत में ही नहीं थे। घनसू ने रोना शुरू कर दिया। उसके जीवन में पहली बार इतनी बड़ी रकम उसने कुछ ही देर पहले गंवा दी थी। जानकी ने बामुश्किल उसे समझाया। इस समझाइश से उसका रोना तो रुक गया, लेकिन उसके चेहरे की उदासी शाम को भी बरकरार थी। जानकी के कमरे में यहाँ वहाँ होते ही वह पुनः अपना छोटा सा हाथ दरवाजे के नीचे डालकर पैसे को टटोलने की कोशिश करने लगता था। इसमें व्यस्त रहने के कारण उसने यह गौर ही नहीं किया था कि जानकी दोपहर से ही मुख्य मुख्य सामान समेटने में लगी हुई है। बीच बीच में जानकी बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर क्षमा मांगती थी, क्योंकि वह इस तरह भागने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अपने पति की इच्छा को वह नकार भी नहीं सकती थी। रात 8 बजे जानकी और घनसू ने खाना खाया। घनसू ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसने ठान रखा था कि माँ के सोने के बाद वह पुनः दरवाजे के अंदर से पैसे निकालने का प्रयास करेगा। वैसे यदि जानकी को आज शहर जाने की तैयारी नहीं करनी होती तो वह उस ताले को तोड़कर कमरे में घनसू की खुशियों को जरूर निकाल देती।
सभी काम निपटाने के बाद जानकी ने दिन भर में इकट्ठा किए सामान को पेटी और एक बोरी में इकट्ठा कर दिया। रात के 10 बज चुके थे। गांव में सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। घनसू ने आखिर गौर किया कि माँ ने पेटी और कुछ सामान बोरी में इकट्ठा कर लिया है। घनसू, माँ, क्या हम कहीं जा रहे हैं? जानकी कुछ बता पाती इससे पहले दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जानकी ने दरवाजा खोला तो सामने रमेश शॉल से खुद को ढके खड़ा था। रमेश दरवाजे के अंदर आया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। घनश्याम घबरा कर खड़ा हो गया। माँ, ये कौन है? रमेश ने शॉल निकालकर एक ओर रख दिया। अपने बेटे घनश्याम को सामने खड़े देखकर रमेश ने उसे गले से लगा लिया। घनश्याम ने रमेश के गले लगे हुए जानकी की ओर देखा और बोला, माँ, ये कौन है? रमेश ने घनश्याम को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने सामने किया और बोला, घनश्याम, मैं तुम्हारा पिता हूँ। घनश्याम ने आश्चर्य और कौतूहलपूर्ण नजरों से अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने धीरे से घनसू से कहा, हाँ घनसू, ये तुम्हारे पिता हैं, हमें शहर से लेने आए हैं। घनश्याम तो मानो खुशी से नाच उठा। पिताजी? घनश्याम झट से रमेश के गले लग गया। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? रमेश, बेटा, मैं शहर गया था। देखो, अब मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज रात ही यहाँ से चलेंगे। घनश्याम का छोटा सा दिमाग कुछ समझ नहीं पाया कि अचानक से पिताजी आए और अब तुरंत शहर जाना है। घनश्याम बड़ी मासूमियत से बोला, पिताजी, शहर में सिनेमा का कभी मिलेंगे क्या? रमेश ने मुस्कुराकर जानकी की ओर देखा। वह समझ गया कि घनसू सिनेमा दिखाने वाले सूरज को पूछ रहा है। रमेश, हाँ बेटा, वह भी मिलेंगे और तुम्हारा सिनेमा भी वहाँ मिलेगा। घनसू की आंखें और भी फैल गईं। पिताजी, आपसे मैं कुछ और बोलूं तो आप कर देंगे? रमेश पहले तो अचंभित हुआ, लेकिन फिर गर्व का अनुभव किया। आखिर उसके बेटे ने पहली बार उससे कुछ मांगा था। बोलो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? घनसू, पिताजी, ये दरवाजा खोल दो ना। रमेश ने उस दरवाजे की ओर देखा और फिर जानकी की ओर देखने के बाद घनसू से बोला, घनश्याम बेटा, इस दरवाजे में ऐसा क्या है जो तुम खोलने के लिए बोल रहे हो? घनश्याम, वो इसके अंदर मेरे 25 पैसे चले गए हैं ना, माँ से ये दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, इसको खोल दो ना। घनसू के इस प्यार भरे अनुग्रह से रमेश की आंखें भर आईं। जानकी, घनसू, हमें शहर चलना है और तू इस छोटी सी बात पर अड़ा हुआ है। घनसू का चेहरा कुछ उतर सा गया। लैंप की पीली रोशनी में भी रमेश उसके चेहरे को पढ़ सकता था। जानकी, मेरे घनश्याम ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं मना कर दूं, ये कैसे हो सकता है? क्यों घनश्याम, सही कहा ना? घनश्याम इस बार फिर कुछ क्षणों के लिए रमेश के गले से चिपक गया। जानकी, लेकिन इसकी चाबी तो मैंने कभी देखी ही नहीं। रमेश, कोई बात नहीं, मैं इसका ताला तोड़ देता हूँ, कोई लोहे की छड़ या हथौड़ी दो। जानकी ने छड़ और मसाला पीसने का बट्टा दे दिया। ताला तोड़ने की आवाज़ जोरों से आ रही थी। जानकी कई बार रमेश को इसके लिए चेता चुकी थी। जोरों से आवाज़ हुई और आखिरकार रमेश ने ताला तोड़ दिया। रमेश ने ताला अलग कर किया और सांकल नीचे कर दी। अचानक से बाहर से तरह तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। रमेश घबरा कर बोला, जानकी, ये किसकी आवाज़ें हैं? जानकी ने दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर झांका तो बाहर गांव की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। जानकी मानो चीख पड़ी। बाहर तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया है और सामने मुखिया जी के लठैत भी हैं। रमेश की स्थिति काटो तो खून नहीं वाली हो गई थी। वह पसीने से तर हो गया। रमेश, जानकी, अब मैं क्या करूं? बाहर से आवाज आई, रमेश,
दरवाजा खोलो, हमें पता है कि तुम अंदर हो। रमेश, ये तो मुखिया जी की आवाज है। जानकी ने दरवाजे के छेद से पुनः झांका तो लठैतों के बीचों बीच मुखिया खड़े नजर आए। उनके पीछे ठकुराइन भी दिखी। जानकी ने रमेश की ओर देखकर सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मुखिया जी के साथ ठकुराइन भी हैं। रमेश और जानकी दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। घनश्याम अपने पिताजी और माँ को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दोनों में से कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। वह आश्चर्यचकित था। घनश्याम, माँ, आप दरवाजा क्यों नहीं खोलती हो? बाहर कोई बुला रहा है। जानकी को पता था कि यदि दरवाजा नहीं खोला गया तब भी लोग इतने हैं कि एक ही धक्के में दरवाजा टूट जाएगा। आखिर उसने रमेश की ओर देखा जो पूरी तरह से हार मान चुका था। उसकी सहमति प्राप्त होते ही जानकी ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मुखिया के लठैत और गांव की रौबदार लोग जो मुखिया के भक्त थे कमरे में घुस आए। इतने से कमरे में इतने लोग भीड़ में समा नहीं पा रहे थे। सभी ने रमेश को चारों ओर से घेर लिया जैसे कोई आतंकवादी गांव में घुस आया हो। कैसे भी करके जानकी रमेश के सामने पहुंच गई और उसे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। इस पीछे हटते हुए पुराने कमरे के दरवाजे में टिक गया। साकल खुलने के बाद भी इतने समय से बंद दरवाजा उसके लिए सहारे का काम कर रहा था। जानकी जब समझ गई कि भीड़ पूरी तरह से मुखिया के नियंत्रण में है तो वह कमरे से बाहर आ गई। चारों ओर लोग लालटेन और लैंप लिए हुए खड़े हुए थे। मुखिया अपनी मूंछों पर ताव देते हुए खड़ा था। बीच बीच में अपनी रौबगिरी दिखाने के लिए ठकुराइन की ओर भी देख लेता था। मुखिया, जब तुमने सुबह 123 रुपये लौटाए और फिर घर जल्दी जाने के लिए कहा तभी मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। तभी से मेरे आदमी तुम पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही आज रात रमेश इस सिनेमा वाले के साथ गांव में आया तभी मुझे खबर मिल गई और मेरी समझ में सब आ गया। मुखिया ने जानकी से कहा। जानकी समझ गई थी कि उसकी रुपए वापस करने की भलमन साहत ही उसे और रमेश को ले डूबी है। 123 रुपये लौटाए बिना ही यदि वह चली जाती तो किसी को कुछ भी संदेह ना होता। जानकी मुखिया के पैरों पर गिर पड़ी। मुखिया जी, हम लोगों ने ना ही पहले आपके रुपए लिए थे और ना ही अब कोई गलत इरादा है। वैसे भी पिछले 10 वर्षों से हर महीने पगार में से उससे ज़्यादा रुपए हम दे चुके हैं और आज भी हमने जोड़े हुए 123 रुपये आपको दे दिए हैं। अब आप इनको छोड़ दीजिए। माँ को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर घनश्याम ने रोना शुरू कर दिया। वह दौड़कर आया और जानकी से लिपट गया। मुखिया, रमेश को कमरे से बाहर लेकर आओ। लठैतों ने रमेश को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन डर के कारण रमेश बाहर नहीं आना चाह रहा था। 10 वर्ष पुराना डर उस पर पुनः कई गुना सूद के साथ वापस लौट आया था। उसने लठैतों से बचने के लिए खुद को पीछे की ओर धकेल दिया। तेज धक्का लगने से पुराने कमरे का दरवाजा खुल गया और रमेश धड़ाम से उस कमरे के अंदर जा गिरा। उनमें से एक लठैत जो पहले रमेश के साथ अनाज के गोदाम में भी काम कर चुका था, रमेश को उठाने के लिए कमरे में लालटेन लेकर अंदर जा पहुंचा। कमरा लगभग 8 बाई 10 का होगा। चारों तरफ और ऊपर खप्परों पर जालों के सिवा और कुछ भी दिखना मुश्किल था। नीचे जमीन पर गोबर की पपड़ियां दिखाई दे रही थीं, जो शायद वर्षों पहले जमीन पर लीपने के बाद उखड़ गई थीं। किनारों पर छेद बने हुए थे। किसी और के न रहने की पर शायद चूहों ने उसे अपना निवास स्थान बना लिया था। रमेश अब हार मान चुका था, लेकिन वह अपने अंतिम समय में अपने बेटे घनश्याम की इच्छा को पूरा करना चाहता था। उसने लालटेन की रोशनी में जमीन पर यहाँ वहाँ नजर घुमाई। दरवाजे से कुछ ही दूर पर 25 पैसे का सिक्का पड़ा हुआ था। जीवन की इस घटने जा रही अनहोनी के बीच भी रमेश के चेहरे में एक सुकून के भाव कुछ क्षणों के लिए उमड़ पड़े। उसने झट से उस सिक्के को हाथ में ले लिया। उसी समय लठैत ने उसे उठाया और लगभग घसीटते हुए उस कमरे से बाहर ले जाने लगा। जीवन में पहली बार रमेश ने परिस्थिति को स्वीकार कर अपने को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया था।
वह निष्क्रिय हो चुका था। घसीटते हुए उसने अपनी आंखों को भी स्वतंत्र छोड़ दिया था। उसकी आंखें अंतिम समय में अपने चारों ओर के दृश्यों को संजोकर उसके दिमाग तक भेज रही थीं। लेकिन दिमाग भी मानो हार मानकर किसी दृश्य पर प्रतिक्रिया देने से बच रहा था। शायद रमेश के दिमाग ने कुछ क्षण पूर्व के दृश्य जो आंखों के जरिए दिमाग तक पहुंचे थे उन पर गौर करना परिस्थिति के अनुरूप समझा। लेकिन जब तक लठैत रमेश को घसीटते हुए आंगन में मुखिया के सामने ला चुके थे। मुखिया, क्यों रमेश, तुम क्या सोच रहे थे कि तुम लोग हमें चकमा देकर भाग जाओगे? रमेश ने मुखिया को देखा, लेकिन ना जाने क्यों वह उस पुराने कमरे के दरवाजे के अंदर एक बार फिर जाना चाहता था। रमेश ने बगल में खड़े घनश्याम की ओर देखा जो जोर जोर से रो रहा था। रमेश ने घनश्याम की ओर बढ़कर अपने हाथ से 25 पैसे का सिक्का घनश्याम के हाथों में दे दिया। लठैत ने रमेश को झटके से फिर मुखिया के सामने कर दिया। मुझे एक बार फिर अंदर कमरे में जाने दीजिए। मुखिया हंसते हुए बोला। क्यों, वहां से भागने का इरादा है क्या? रमेश, नहीं नहीं मुखिया जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे एक बार उस कमरे में जाने दीजिए। जानकी समझ नहीं पा रही थी कि रमेश के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। जानकी को भी लगा कि रमेश को जरूर उस कमरे में भागने के लिए कोई रास्ता मिल गया है। जानकी ने रमेश की जान बचाने के लिए रमेश के समर्थन में कहा, मुखिया जी, इनकी बात मान लीजिए, जब ये कह रहे हैं तो उन्हें एक बार उस कमरे में चले जाने दीजिए। रमेश, मुखिया जी, आपके इतने सारे लोग हैं, इनमें से कुछ को मेरे साथ भेज दीजिए, लेकिन एक बार मुझे वहां जाने दीजिए। मैंने अभी अभी वहां कुछ देखा है, और यदि वह भ्रम नहीं हुआ तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा। मुखिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रमेश ने वहां आखिर क्या देख लिया है। वैसे जानकी और रमेश का बेटा उसके सामने थे, इसलिए रमेश को कमरे में जाने दिया जा सकता था। मुखिया ने निर्णय सुनाया, ठीक है, तुम एक बार उस कमरे में घूम आओ, फिर तुम्हारा न्याय करते हैं। ये 2 लठैत तुम्हारे साथ जाएंगे। रमेश उठा तो दोनों लठैतों ने उसे दोनों ओर से पकड़ लिया। रमेश उनके कब्जे में रहते हुए ही मुख्य कमरे से होते हुए पुराने कमरे में पहुंच गया। एक लठैत लालटेन लिया हुआ था। रमेश ने लालटेन मांगी। लठैत ने लालटेन रमेश के हाथों में थमा दी। रमेश ने लालटेन लेकर दरवाजे के किनारे की जमीन के पास बने हुए चूहे के बिलनुमा एक गड्ढे की मिट्टी को टटोला तो उसकी मुरझाई आंखों में चमक आ गई। उसकी आंखों ने जो देखा और उसके दिमाग ने जो अंदाज लगाया था वह सही था। यह वही बटुआ था जो 10 वर्ष पूर्व चोरी हो गया था। बटुआ उठाते ही उस बटुए की एक रस्सी जो उस गड्ढे के अंदर तक गई थी वह भी बाहर आ गई, और उसके साथ साथ रमेश को 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। रमेश ने लालटेन और पास लाया तो उसे पूरी घटना समझ में आ गई। पीछे खड़े लठैत भी इस दृश्य को देख रहे थे। रमेश एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में बटुआ लिया कमरे से होता हुआ मुखिया की ओर दौड़ पड़ा। पीछे पीछे लठैत भी रमेश को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। रमेश मुखिया के सामने घुटने के बल बैठ गया। रमेश ने अपना हाथ मुखिया की ओर बढ़ाया और बोला, मुखिया जी, मेरी ईमानदारी का सबूत। रमेश ने बटुआ मुखिया की हथेली में रख दिया। मुखिया ने आश्चर्य से उस मिट्टी से सने बटुए पर से मिट्टी झड़ाई। सच में यह वही बटुआ था जो कुछ वर्षों पूर्व तक गोदाम में पैसे रखने के काम आता था। मुखिया ने बटुआ खोला तो उसमें रुपए थे। उन्हें देखकर ही पता चलता था कि उन्हें वर्षों से निकाला नहीं गया है। 10-10 रुपए के 3 नोट कोने से चूहे द्वारा कुतरे जा चुके थे, लेकिन बाकी रुपए सही थे। मुखिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रमेश, मुखिया जी, 10 साल पहले आपके कहने पर जब मैं गोदाम से रुपए लेकर घर आया था तो उस समय मैंने प्रसाद और बटुआ दोनों ही अपने कुर्ते की जेब में रख दिए थे।
रात को कुर्ता नीचे गिर गया और शायद प्रसाद से सने इस बटुए को प्रसाद से भरा समझकर चूहा पुराने कमरे के दरवाजे के नीचे से अंदर ले गया। तभी से यह बटुआ वहीं पड़ा है। हमने बटुआ उस दिन बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, इसलिए आपके डर के कारण मैं शहर भाग गया। मुखिया ने ठकुराइन की ओर देखा तो ठकुराइन ने पहली बार किसी के लिए सहानुभूति भरी निगाहों से मुखिया को देखा। मुखिया बोला, रमेश, वैसे देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी गलती कहीं दिखती नहीं है। तुम्हारी पत्नी जानकी ने भी ईमानदारी से सूद की भरपाई की है। ईश्वर ने आज तुम्हें गांव से भागने की गलती करने से पुनः रोक दिया और तुम्हें बटुआ मिल गया। मुखिया ने बटुए के रुपए गिने और उसमें से 123 रुपए जो जानकी ने उन्हें दिए थे जानकी की ओर बढ़ा दिए। जानकी ने डरते डरते रुपए ले लिए। मुखिया, रमेश, जो हो गया सो हो गया। अब पुराना हिसाब और घटना सब भूल जाओ। मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं रही। तुम चाहो तो शहर जा सकते हो, लेकिन यदि तुम हमारे गोदाम में पहले की तरह काम करना चाहो तो 40 रुपए महीने पर कल से गोदाम में आ जाना। मुखिया ने की नज़र ठकुराइन पर पड़ी तो ठकुराइन का इशारा भांप कर मुखिया जाते जाते फिर रुक गया। और हाँ, यदि तुम लोग गांव में रहने का ही निर्णय लेते हो तो जानकी को ठकुराइन के घरेलू कामों के लिए भी भेज देना। अब से उसकी पगार बिना कुछ काटे 20 रुपए होगी। रमेश की आंखों की चमक से लग रहा था कि वह गांव में अपने घर में ही रहना चाहता था। रमेश ने जानकी की ओर देखा तो जानकी ने रमेश के इस निर्णय पर अपनी सहमति जता दी। मुखिया रमेश और जानकी के निर्णय से खुश था। उसने अपने आदमियों को चलने का इशारा किया और वहां से चला गया। मुखिया के जाने के बाद सभी गांव वालों ने रमेश का गांव में वापस आने पर स्वागत किया और आपस में बातें करते हुए अपने अपने घर चले गए। जानकी ने आकर रमेश का हाथ थाम लिया। घनसू जानकी के पैरों को पकड़कर खड़ा था। सब कुछ सही हो गया था। इस भयानक तूफान के बीच जाने के बाद रमेश ने जानकी को मुस्कुराते हुए कहा, जानकी, हमारे जीवन के 10 साल बर्बाद करने के पीछे एक छोटे से चूहे का हाथ रहा। जानकी ने मुंह चिढ़ाते हुए से कहा, दुश्मन अदनासा। यह सुनते ही रमेश जोरों से हंस पड़ा। रमेश को हंसता देख जानकी और घनसू भी जोरों से हंस दिए। घनसू की नजर आंगन के बाहर खड़े सूरज पर पड़ी तो उसकी आंखों की चमक और बढ़ गई। घनसू लगभग चिल्लाते हुए बोला, माँ, पिताजी, वो देखो सिनेमा काका। सूरज बाहर से घनसू के पास आ गया और घनसू से बोला, हाँ बेटा, घनसू, तुम्हारे सिनेमा काका तुम्हें सिनेमा दिखाने ही आए हैं। घनसू ने हाथ में लिए हुए 25 पैसे सूरज की ओर बढ़ा दिए। ये लीजिए सिनेमा काका, मैंने कहा था ना कि जब मैं पैसे दूंगा तभी सिनेमा देखूंगा। सभी घनसू की बात पर पुनः जोरों से हंस दिए। रमेश, जैसे हमारा दुश्मन अदनासा था वैसे ही उस दुश्मन को हराने वाला भी हमारा छोटा सा घनश्याम है। घनसू, वो कैसे पिताजी? रमेश, बेटा, यदि तुम मुझसे दरवाजा खोलने की मांग ना करते तो वो बटुआ हमें कैसे मिलता? तो इस तरह तुम्ही ने तो वो बटुआ हमें वापस दिलाया है। रमेश ने कहते हुए घनसू को अपनी गोद में उठा लिया। रमेश की गोद में रहते हुए घनसू ने 25 पैसे पुनः सूरज की ओर बढ़ा दिए। रमेश के इशारा करने पर सूरज ने वो पैसे ले लिए। सूरज, घनसू, तुम्हारे पैसे जमा रहे। कल सुबह तुम्हें सिनेमा दिखाने के बाद ही मैं शहर जाऊंगा। घनसू, लेकिन जब मैं सभी दोस्तों को बुला लूंगा तब। रमेश, जानकी और सूरज घनसू की बात पर जोरों से हंस देते हैं।